नमस्कार। मिलर प्रमेय या मिलर थ्योरम क्या होता है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि हमने जैसे कि चित्र में दर्शाया है, अगर हमारे पास कोई रेखीय परिपथ है और उसमें यदि एक शाखा के दो संधियाँ जिनको हम अंग्रेजी में नोड्स भी कहते हैं, इन पर वोल्टता VA तथा VB है, उनके बीच यदि एक प्रतिबाधा जैसे कि चित्र में दर्शाई हुई है Z जुड़ी हुई हो, तब इन एक शाखा को दो शाखाओं में परिवर्तित किया जा सकता है और इन दो शाखाओं का जो मान है वो Z/1 - K तथा KZ/K - 1 है और K का जो मान है वो VB - VA इसके द्वारा भूसंकल्पित किया जा सकता है। इस डेफिनेशन को हम मिलर प्रमेय भी कहते हैं। मिलर प्रमेय डिस्कशन करने के बाद में दूसरा जो थ्योरम है वो है संभरण प्रमेय। संभरण प्रमेय मतलब कंपनसेशन थ्योरम। इस चित्र में हमने जैसे दिखाया है कि एक जाल बनाया हुआ है। इस जाल में हमने एक जो लोड रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू R रखा है। किसी भी सक्रिय जाल में उसकी किसी भी प्रतिबाधा को एक निश्चित वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 हो तथा विद्युत वाहक बल प्रतिबाधा के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के बराबर हो। ये हमने यहाँ पे दूसरे वाले चित्र में दर्शाया हुआ है कि एक जाल है और वो लोड रेजिस्टेंस को हम एक वोल्टेज सोर्स V = IR से हम इसको शो कर सकते हैं। तीसरा जो प्रमेय है जिसको हम कहते हैं पारस्परिकता प्रमेय, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। किसी भी द्विपार्श्विक रैखिक जाल में यदि एक पाश में स्थित वोल्टता स्रोत E दूसरे पाश में धारा I उत्पन्न करता हो तो इस स्रोत E को पहले पाश से हटाकर दूसरे पाश में लगाने पर पहले पाश में धारा I ही उत्पन्न होगी। इसको हम कहते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ये जो हमने थ्योरम यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास में 3 प्रतिरोध हैं Z1, Z2, Z3 और इसमें 2 लूप बने हुए हैं I1 जिसमें धारा I1 और I2 बह रही है। इसमें जो वोल्टा स्रोत है वो E है। इस वोल्टा स्रोत को यदि हम उपयोग में लाते हैं तो हमें एक इसमें धारा प्राप्त होती है और किरचॉफ के नियम के अनुसार हम इसकी वैल्यूज़ E = Z1 + Z2 अपॉन I1 माइनस Z3 I2 ये हो गया पहले लूप के लिए। इसी प्रकार दूसरा जो लूप है उसमें हम इस प्रकार से इक्वेशन लिख सकते हैं किरचॉफ के नियम के अनुसार 0 = -Z3 I1 + Z2 + Z3 ब्रैकेट में I2। इस पूरे को यदि हम यूज़ करके और हम इसमें I2 की वैल्यू निकालते हैं, वो I2 की वैल्यू हो जाएगी Z3E / Z1 Z2 + Z2 Z3 + Z3 Z1। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी करंट I2 की। इसी प्रकार यदि हम इसका वोल्टेज सोर्स हटाकर दूसरे लूप में लगा देते हैं, फिर से हम किरचॉफ का नियम इसमें लागू करते हैं तो हम प्राप्त करेंगे कि E = ब्रैकेट में Z2 + Z3 I2' माइनस Z3 I1'। ये हो जाएगा पहले लूप के लिए और इसी प्रकार दूसरे लूप के लिए हो जाएगा 0 = -Z3 I2' + Z1 + Z3 ब्रैकेट में I1'। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि I1' = Z3E / Z1 Z2 + Z2 Z3 + Z3 Z1। ये वैल्यू अगर हम I2 से कंपेयर करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे कि ये I2 = I1'। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम यही कह रहा था कि अगर हम इन वोल्टेज सोर्सेज को रिवर्स कर देते हैं, दूसरे लूप में लगा देते हैं, तो उसमें जो दूसरे वाले लूप में भी वही धारा उत्पन्न होगी जो पहले धारा में थी। ये पारस्परिकता प्रमेय कहलाता है। इसी प्रकार से लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि यदि हमारे पास में एक द्विपार्श्विक रेखीय सक्रिय जाल में स्रोत से लोड को संचरित शक्ति का मान अधिकतम होता है यदि लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर समयुग्मी होती है।
तो इस सर्किट के द्वारा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास में एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस है, एक वोल्टेज सोर्स है और हमने ए और बी टर्मिनल्स में एक लोड रेजिस्टेंस ZR लगा रखा है। अब इस Z की जो वैल्यू है ये हम इसको रेजिस्टेंस निर्माण कर इसको इम्पीडेंस मान लेते हैं, जिसको प्रतिबाधा कहते हैं। इस प्रतिबाधा में हमें पता है कि इसमें एक प्रतिघात होता है और एक प्रतिरोध होता है। तो जो प्रतिरोध होता है वो तो रियल पार्ट होता है और प्रतिघात होता है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। तो Z को हम R प्लस JX के फॉर्म में लिख सकते हैं और उसी प्रकार जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसको हम ZR इज इक्वल टू RR प्लस JXR इस फॉर्म में लिख सकते हैं इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में। इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो हम देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो वोल्टेज E है और इसमें टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में Z प्लस ZR है, तो I हो जाएगी E डिवाइडेड बाई Z प्लस ZR। इससे जो धारा प्रवाहित होगी इसमें रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट हम सेपरेट कर सकते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से बता सकते हैं कि जो धारा I है दैट इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस R रियल पार्ट प्लस JX प्लस X पार्ट वो कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया। धारा से हम इसकी जो संचरित शक्ति है वो भी निकाल सकते हैं, वो हम जानते हैं E स्क्वायर I, और E स्क्वायर का वैल्यू हमें पता ही है और I की वैल्यू हमने जो ऊपर अभी डिस्कस करी थी वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इस वैल्यू को अगर हमें अधिकतम संचरण शक्ति के लिए हमें पता है कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू XR और वो 0 के बराबर कर देंगे तो हमें अधिकतम शक्ति संचरण की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस इस इक्वेशन को जो शक्ति हमें बता रही है, मतलब E स्क्वायर RR डिवाइडेड बाई R प्लस R होल स्क्वायर प्लस X प्लस XR होल स्क्वायर, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू XR और हम ये प्राप्त करते हैं कि RR इज इक्वल टू R। इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल पार्ट है वो सेम रहेगी और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगी। तो हम एक बार पुनः इसको रिपीट करेंगे कि लोड का अधिकतम शक्ति संचरण तभी होता है जब Z और ZR परस्पर समयुग्मी होते हैं। ये वाली जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफ़र होता है जब Z जो लोड रेजिस्टेंस का जो मान है और जो सर्किट में जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है ये कॉम्प्लेक्स, ये दोनों कॉन्जुगेट होंगे, मतलब कि एक का जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो पॉजिटिव होगा, एक का कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव होगा, तभी ये संभव है। धन्यवाद।